नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज क्लास 10th का द्विघात समीकरण। ठीक है, देखिए आज हम आप लोगों से 2 मिनट का समय लेंगे, मात्र 2 मिनट। हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोग जो शुरू का क्लास इजी में लेते हैं ना, वो इजी में मत लिया कीजिए। क्यों नहीं लिया कीजिए? क्योंकि शुरू क्लास में ही तो सारा खेल बताता है कि चैप्टर के अंदर क्या क्या नाटक होने वाला है। बात समझ में आ रहा है ना कि शुरू क्लास इतना आप लोग इजी में लेते हैं और डायरेक्ट न्यूमेरिकल एक्सरसाइज पे चले जाते हैं और क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं, तो फिर आपका नहीं हो पाएगा, है ना। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आपका नहीं बनेगा। जब भी कभी कोई भी क्लास हो, चाहे कोई भी सर के पास अगर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि मेरे पास, कहीं भी शुरू क्लास जो होता है ना चैप्टर का, उसमें बेसिक चीज़ उसका इंट्रोडक्शन बताया जाता है। और जब बेसिक चीज़ें आपका मजबूत होगा, जड़ मजबूत होगा, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। पूरा चैप्टर में कुछ भी होगा आपको हर बात समझ में आएगा। और अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर करना है तो आज का क्लास आप बढ़िया से देखेंगे, ताकि इस चैप्टर से हम आपको निश्चित करते हैं, हम आपसे दावा करते हैं कि आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लेकिन आप बेसिक क्लास को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप बेसिक क्लास समझते हैं तो कोई भी ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटेगा ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटेगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अधिकतर थ्योरी से दिया जाता है और जो आप लोगों को समझना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज द्विघात समीकरण। अच्छा, द्विघात समीकरण पढ़ने के पहले एक बात आप लोगों से हम करना चाहेंगे। इसके पहले हम बहुपद पढ़ाए, तो अगर आप बहुपद देख लिए होंगे तो उनके लिए तो कोई बात है नहीं, लेकिन जो नहीं देखे हैं उनके लिए थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा क्या दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आप टेंशन आपको हम नहीं देना चाहते हैं। आप एक बार द्विघात बहुपद पढ़ लीजिए जाके। द्विघात बहुपद पढ़ने से क्या होगा ना, उसमें द्विघात बहुपद किसको कहते हैं वो सारा चीज़ हम पढ़ा चुके हैं। और द्विघात के कितने प्रकार होते हैं उसमें ग्राफ वगैरह सब चीज़ बता दिए हैं। वहाँ हम द्विघात का भी जिक्र किए हैं, त्रिघातीय का, रैखिक बहुपद, शून्यघातीय बहुपद, जितने भी बहुपद है सबका ग्राफ भी बना के दिखाए हैं और उसके बारे में बताए भी हैं। आप कोशिश कीजिए एक बार द्विघात बहुपद का लेक्चर नंबर 1 और 2 देखें, ठीक है, ताकि आपका क्लियर हो जाएगा वहाँ। और हम आपसे ये कहते हैं कि बिहार बोर्ड में जैसे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछता है कि नहीं, झारखंड में पूछा जाता है। तो यहाँ से अगर आप आज का क्लास देखते हैं पूरी बढ़िया से, पूरी तरह से, तो आपको मेरे ख्याल से नहीं लगता है कि मतलब आपसे क्वेश्चन छूट जाएगा। ये तो हम गारंटी देते हैं कि आपसे क्वेश्चन छूट ही नहीं सकता है, गारंटी है मेरा। ठीक है, क्योंकि इतना सालों से जो पढ़ा रहे हैं हमें तो अनुभव हो गया कि मतलब किस तरह से आपके बोर्ड में एग्ज़ाम पूछा जाता है। ठीक है, तो जितने चीज़ें पढ़ाएंगे उसको आप ध्यान से देखिए और सुनिए, नोट भी कीजिए। आप एक बढ़िया सा नोट बना के उसको कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं द्विघात बहुपद। बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है? जैसे पहले चलिए इसका परिभाषा द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ते हैं, है ना। द्विघात बहुपद, देखिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद किसको कहेंगे, है ना। जिस बहुपद का, परिभाषा लिख देते हैं, आप लोग भी लिख लीजिएगा। जिस बहुपद का अधिकतम घात, चर का अधिकतम घात, चर का अधिकतम घात, अधिकतम घात केवल 2, अधिकतम घात केवल 2, ठीक है, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? द्विघात बहुपद का सामान्य रूप अगर लिया जाए, सामान्य रूप, या इसी को हम लोग बोलते हैं व्यापक रूप, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जनरल फॉर्म। बात समझिएगा, ठीक है। ये सामान्य रूप किस तरह का होता है? होता है ax² प्लस bx और प्लस में c। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? द्विघात बहुपद। ठीक है, परिभाषा भी आप देखिएगा थोड़ा सा क्या कह रहा है कि जिस बहुपद, है ना, जिस बहुपद के, समझिएगा, जिस बहुपद के चर का अधिकतम घात केवल 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। और सामान्य रूप याद रखिएगा, व्यापक रूप एक ही बात है, जनरल फॉर्म एक ही बात है। ठीक है, इसका रूप यही होता है द्विघात बहुपद का,
ध्यान में रहेगा, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c इसी रूप में हमेशा रहता है। देखिए सबका अपना अपना एक रूप होता है, चेहरा होता है कि नहीं। बस उसी तरह द्विघात समीकरण का भी अपना एक रूप है, एक अपना चेहरा है। बात समझे, जैसे आपका चेहरा अलग है, आपके दोस्त का चेहरा अलग है ना, इस तरह होता है ना, मेरा चेहरा अलग है। तो सबको हम लोग ना उसके चेहरा से उसे पहचानते हैं, है ना। तो उसी तरह से ये द्विघात बहुपद है। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ ये समझना है कि a, b और c क्या है। तो ये तो हम लोग जान रहे हैं कि चर राशि है, x है, इसके जगह y भी हो सकता है, इसके जगह t भी, मतलब कोई भी ऐसा हो सकता है। a b c क्या है, तो a b c वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। बात समझ में आ रहा है। a b c क्या है, तो वास्तविक संख्या है, जिसमें से a जो है ना 0 के बराबर नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। बाकी ये सब कुछ भी हो सकता है। देखिए a b c तो वास्तविक संख्या होगा। वास्तविक संख्या मतलब क्या होता है, कोई भी संख्या +-1 +-2 +-1/2 चाहे +- किसी में भी हो सकता है ये सब। बात मेरा समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ठीक है। ये ऐसा नहीं हो सकता है, a b c जो है ना वास्तविक संख्या, लेकिन a जो है ना 0 नहीं होगा। 0 इसलिए नहीं होगा, आपको हम एक चीज़ बताते हैं। अभी हम आपको क्या बोले कि कोई भी अगर व्यक्ति है उसका पूर्ण एक रूप होता है। अगर आप आदमी को पहचानते हैं तो उसका एक रूप होता है। अगर किसी जानवर को अगर आप पहचानते हैं उसके रूप से आप उसको पहचान, जैसे अगर गाय को पहचानते हैं कि नहीं ये गाय है, एक बिल्ली है, हाथी है, घोड़ा है, तो उसके हम लोग रूप से उसको पहचानते हैं कि नहीं इस रूप का जो रहेगा उसको हम लोग घोड़ा बोलेंगे, है ना। बड़ा आकृति का रहेगा कोई जानवर, सूंड रहेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, हाथी कहेंगे, ऐसे ना। तो उसी तरह से द्विघात समीकरण पहचानने के लिए आपको क्या करना है कि इसका घात को देखना चाहिए कि अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो इसको हम लोग द्विघात बहुपद कहेंगे। अब ये होता है कि c 0 हो सकता है, b 0 हो सकता है, लेकिन ये 0 नहीं हो सकता है। देखिए जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ ऐसे आपको लिख दें, समझिएगा अभी पहले। अगर ax², बात समझिएगा, पहले आपसे ये बात का हम जिक्र कर लेंगे कि द्विघात बहुपद का घात की अगर बात किया जाए तो घात कितना है, अधिकतम घात 2 है ना, घात कितना है 2, और इसका शून्यक है ना, शून्यक की बात करें, शून्यक या मूल की बात करें तो इसका शून्यक और मूल भी कितना होता है, 2 ही होता है। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं उसको सुनिए। हम ये बोल रहे थे कि द्विघात बहुपद में कभी c 0 हो सकता है, कभी b 0 हो सकता है, लेकिन a कभी भी 0 नहीं होगा। बात मेरा समझ में आ रहा है। अब क्यों नहीं होगा बात समझिए। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये पूरे 0 हो जाएगा ना, तो x² बचा कहाँ है। अगर ये 0 हो जाएगा तो यहाँ पावर 1 बचेगा, तो ये तो रेखिक बहुपद कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा। जैसे अभी आपको हम दिए कि एक आदमी का पहचान अगर पूर्ण आदमी है, पूर्ण आदमी है, इसका मतलब उसमें हाथ पैर आँख मुंह सब चीज़ पूर्ण भगवान दिया होगा उनको, ठीक है। यानी कि अगर मान लेते हैं कि कोई आदमी का हाथ कट गया तो क्या हम उसको आदमी नहीं कहेंगे, आदमी ही कहते हैं ना, लेकिन पूर्ण आदमी नहीं है ना। उसको भी एक पहचान देते हैं कि नहीं चलिए विकलांग है, या फिर कुछ ऐसे नाम हम लोग उसको देते हैं, लेकिन आदमी तो है। ऐसा नहीं कि नहीं। अब मान लेते कोई आदमी का हाथ पैर दोनों नहीं है तो क्या हम उसको आदमी नहीं कहेंगे, आदमी कहेंगे, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है, लेकिन सर होना चाहिए। अगर सर ही कट जाए तो फिर हम उसको आदमी नहीं कहते हैं, ठीक है। उसी तरह अगर द्विघात बहुपद की बात है तो c अगर नहीं रहे तो कोई बात नहीं, c 0 हो जाए तो कोई बात नहीं, तो ये है तो ये भी द्विघात बहुपद है। अब बोलेंगे सर नहीं ये 0 हो जाए तो कोई बात नहीं, c रहेगा तो ये भी बहुपद है। बात समझे ना। उसी तरह अगर मान लेते हैं ये दोनों 0 हो जाए, ये दोनों b भी और c भी, तो ये x² ये भी बहुपद है। अब मान लेते हैं यहाँ 1 हो जाए तो ये बहुपद है, तो ये सब का सब क्या है, बहुपद है। तो बहुपद आपको पहचानने के लिए आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, समझने में आ गया। अब यहाँ आते हैं, ये बहुपद आपको क्लियर हुआ। और बहुपद का रूप क्या होता है, ये रूप कंप्लीट रूप है ना, मैंने एक आदमी का कंप्लीट रूप, खाली सर नहीं कटना चाहिए, ये इसका सर है ना, सर मतलब जी ये गर्दन, ये नहीं कटना चाहिए, ये हुआ पावर 2। बात समझ में आ रहा है। बाकी हाथ पैर कट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, द्विघात बहुपद कहलाएगा। अब यहाँ बात उठता है क्या, सर द्विघात समीकरण पढ़ा रहे हैं, आप बहुपद बोल रहे हैं, तो जब इतना ये देखिए, जब तक बराबर नहीं 0 नहीं है, अगर बराबर 0 दे देंगे तो समीकरण, और बराबर 0 नहीं है तो बहुपद।
क्या बात समझ में आ रहा है? जैसे अगर द्विघात बहुपद का ये सामान्य रूप है ना, जनरली ऐसे फॉर्म में रहता है, ठीक है। और इस तरह रहे तो द्विघात बहुपद, और बराबर 0 कर दें तो द्विघात समीकरण। क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ बात को समझिए एक एक करके, ठीक है। ये बात क्लियर हुआ। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा द्विघात समीकरण, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझे? फिर एक बार बोल देते हैं, अगर ये दोनों 0 हो जाए तो कोई बात नहीं, इसको 0 नहीं होने देना है। बात कंप्लीट। इसका घात कितना? तो घात 2, अधिकतम घात कितना? 2। और इसका शून्य की बात करें और मूल की, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। मूल को इंग्लिश में हम लोग रूट्स बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 को जितना घात रहेगा ना उतना, जरूरी नहीं कि द्विघात। अगर ये त्रिघात बन जाता, यहाँ 3 रहता तो मूल उसका 3 हो जाता, यहाँ 4 रहता घात तो 4, यहाँ 5 रहता तो 5, यहाँ 1000 घात बड़ा घात रहता 1000 तो 1000 उसका मूल होता है। जितना पावर उतना उसका मूल निकलेगा, उतना उसका शून्य निकलेगा। बात क्लियर है? चलिए यहाँ से देखिए क्वेश्चन जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा ना, जैसे अभी देखिए बिहार में बीबीडी बुक आप लोगों का है ना, और कुछ स्टूडेंट यहाँ जो है ना झारखंड बोर्ड के हैं, तो एकदम आपको जो है ना क्वेश्चन जब बना के दिखाएंगे उसमें देखिएगा ना, देखिए ये चीज़ है। बात आपको समझ में आया? अब इसका ग्राफ की अगर बात किया जाए, ग्राफ कि कैसे ग्राफ बनेगा, तो इसका ग्राफ परवलयाकार बनेगा, ठीक है। परवलयाकार यानी कि इसको इंग्लिश में पाराबोला कहते हैं, जो आप लोग 11th में जाके पढ़ेंगे। इसका आकृति इस तरह रहेगा, घुमा हुआ, चाहे ऐसे रहेगा, चाहे ऊपर से रहेगा, है ना, चाहे ये इधर से रह सकता है, चाहे इधर से रख सकता है, इधर से रख सकता है, मतलब किसी भी तरह रहेगा। इसका शेप इसी तरह यू शेप में रहेगा, चाहे जिधर से भी रहे। बात समझे? तो इसका ग्राफ भी हम लोग बहुपद चैप्टर में पढ़ चुके हैं, बहुत बढ़िया से ड्रॉ करके। बात क्लियर हो रहा है? तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान में रखिए। ग्राफ कैसा? तो परवलयाकार। शून्य क्या होगा? तो 2। घात कितना? तो 2। सामान्य रूप क्या है? तो इस तरह का रूप है। तो ये सब चीज़ देखिए जानने का चीज़ है कि नहीं, तो आप इसको जाना कीजिए, एक बार इसे आप नोट कर लीजिए, फिर एक बार हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग भूलते बहुत हैं और है ना एकदम हड़बड़ी में रहते हैं। और कितना स्पीड, ये नहीं कि लगता है कि तुरंत चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये सब में बीमारी है। आप उसको पैसेंस से बना के पढ़िए, और दिन भर में अगर एक ही बात सीखें तो आपके लिए वो बहुत बड़ी बात है। बात समझे? चलिए हड़बड़ाने की कोशिश नहीं करना है, आपको समझिए। अगर ये द्विघात बहुपद अगर बराबर 0 कर दें तो द्विघात समीकरण कि जितना बड़ा घात उतना उसका शून्य का आ जाएगा, मूल आ जाएगा। शून्य के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और ये देखिए इसके बारे में सारा ग्राफ कैसे परवलयाकार यानी कि यू से शेप का आपका ग्राफ आएगा। अब शून्य की बात करते हैं। देखिए शून्य या मूल इसको जिसको बोलते हैं, ठीक है, मूल यानी कि रूट, समझिएगा। शून्य किसको कहते हैं कि देखिए ये इसको चर राशि बोलेंगे ना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? चर राशि बोलेंगे, इसको चर राशि बोलते हैं कि नहीं? चर राशि बोला जाता है, ठीक है। कि चर का वह मान जो समीकरण को शून्य कर दे, है ना, उसी को हम लोग शून्य कहते हैं, ठीक है। चर का वह मान, सुनिएगा, चर राशि का वह मान जो समीकरण को शून्य कर दे, शून्य कर दे, उसे शून्य या मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल कहते हैं, ठीक है। अब एक बात सुनिए, एक एग्जांपल हम लोग अपने मन से ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कौन सा एग्जांपल ले लें, किताब से ही ले लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल आप लोगों को हम किताब से ही लेके दिखाते हैं, ठीक है। कौन सा कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं ना, जैसे x², यहाँ देखिए, यहाँ ऊपर में लिख दें x² - 5x और +6 = 0, ठीक है। ये हम लोग ये एक एग्जांपल ले लिए। ये द्विघात समीकरण है, इसका घात कितना?
अभी सुनिएगा ध्यान से, इसका घात कितना, तो घात इसका 2, इसका शून्यक कितना होगा, तो शून्यक भी होगा 2, ठीक है, यानी कि मूल भी कितना होगा, तो 2 ही होगा। और ग्राफ बोलेंगे सर ग्राफ ड्रॉ करके दिखा दीजिए, तो आपको हम फिर से बोल देते हैं, आप जाइएगा द्विघात बहुपद क्लास 10 का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाइए, चैनल का नाम आपको पता है, आप चैनल को खोलिए, वहाँ क्लास 10 का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें वास्तविक संख्या के बाद द्विघात बहुपद मिलेगा चैप्टर, और उसमें द्विघात बहुपद में जाके पढ़ लीजिएगा, रेखिक समीकरण, द्विघातीय समीकरण, त्रिघातीय समीकरण, सबका ग्राफ बना के दिखाएं, आप एक बार वहाँ जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हुआ उसका मूल, ठीक है, शून्यक, ध्यान दीजिएगा। तो इसका ग्राफ हम यहाँ नहीं बनाएंगे, लेकिन शून्यक जरूर बना के दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए शून्यक इसका 2 को होगा कि x का वह मान जो समीकरण को क्या करेगा, 0, तो हमें पता नहीं, तो x का मान कुछ भी हो सकता है, +-1 +-2, ये तो चेक करना होगा ना कि क्या होगा, बटे में भी हो सकता है, बात समझ में आ रहा है। चलिए देखिए, तो किसी में भी हो सकता है x का मान, तो इस तरह एक एक करके यहाँ पुट करना और चेक करना कि 0 होगा कि नहीं होगा, तो ये तो बड़ी कठिन बात है ना। जैसे मान लेते हैं एक बार +1 रख के देखेंगे, एक बार +2 रख के देखेंगे, एक बार +3, फिर नहीं होगा तो फिर माइनस, फिर और नहीं होगा तो +-4, और आगे बढ़ेंगे, तो मुश्किल है ना इस तरह से बिठाना। तो इसको है ना, इसको हल करने का हम लोग 3 मेथड भी जानते हैं, जो आगे अभी पढ़ेंगे। फिलहाल आप एक गुणनखंड मेथड है ना, विधि होता है, उसको समझ लेते हैं। तो ये पहला और तीसरा को गुना करते हैं, ठीक है। यहाँ क्या है आगे में, तो 1 है, तो आएगा कितना, 6, और उसका गुणनखंड करके बीच वाला लाना पड़ता है, x² - 3x - 2x और प्लस में 6 = 0। ये 2 का जोड़ा लग गया, तो यहाँ से यहाँ तो कॉमन आएगा x, तो यहाँ x - 3 और -2 यहाँ से कॉमन ले लें, तो ये x - 3 = 0। अब ये और ये दोनों सेम अगर रहे तो समझना मेरा सही हो रहा है, यानी x - 3 और यहाँ हो जाएगा x - 2 = 0। अब गौर कीजिएगा, इधर आप नोट कर लिए होंगे, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, x - 3 बराबर एक बार 0 और एक बार x - 2 बराबर 0, तो x बराबर हो गया 3 और यहाँ x बराबर हो गया 2, तो x का 2 मान, एक 2 और एक 3। अभी क्या बोले कि कितना शून्य का आएगा, 2, यानी कि मूल का भी मान कितना होगा, 2। चाहे देखिए अलग अलग मान भी हो सकता है, बराबर मान भी हो सकता है, ये सभी के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे, ठीक है, कि यहाँ 2 3 क्यों, यहाँ बराबर क्यों नहीं, सब चीज़ के बारे में आपको चर्चा करेंगे। एक भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा, आप सिर्फ देखिए, क्लियर है। अब यहाँ बात कर रहे थे ये शून्य के बारे में, कि चर का वह मान जो समीकरण को शून्य करते हैं। आप यहाँ 2x का मान इसमें पुट करके देखिए कि 0 आता है कि नहीं आता है, करके देखिए। जैसे हम यहाँ 2 है ना, 2 यहाँ रखिए, यहाँ अगर 2 रख दें तो ये हो जाएगा 4, यहाँ 2 रख दें तो हो जाएगा 5 दूना 10, यहाँ 6। अब देखिए +6, 6 4 कितना, 10, तो 10 में 10 चला गया कितना, 0, हो गया ना शून्य, क्लियर हो गया। 3 यहाँ रख के देखिए, इस जगह पे 3 रख के देखिए, यहाँ 3 रख दें तो ये हो जाएगा 9, यहाँ 3 रख दें तो 5 3 15, और यहाँ +6, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये -15, देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे 15 और ये फिर -15, हो गया ना 0, हो गया ना। तो आने की जो परिभाषा बताई वो आपको क्लियर हुआ कि नहीं। अगर क्लियर हुआ तो आपको तो समझ में आ गया होगा कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, लेकिन आप लोग उस बात को पकड़ते नहीं हैं, ठीक है। बोलते हैं क्या पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन क्लास, इंट्रोडक्शन में तो कुछ होता ही नहीं, सारा बात इंट्रोडक्शन में ही होता है, लेकिन आपको चीज़ समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, इतना बात समझ में आ गया, तो ये चीज़ें आपका क्लियर हुआ। हम ये बता रहे थे कि कभी आपको अगर इसके साथ कंपेयर करना हो, कोई भी द्विघात समीकरण आपको हम दे देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं इस तरह का दे दिए, ये 2x² + 3x अंदाजे देते हैं, ठीक है, 7 = 0, बात समझिएगा। अब इसमें a b c का मान कैसे निकालेंगे, तो देखिए अब इसके साथ इसका तुलना कीजिए, इसके साथ इसका तुलना कीजिए, किसके साथ, तो ये द्विघात समीकरण के साथ, यानी कि ये x² + bx + c = 0। ध्यान दीजिए, क्योंकि यही हीरो है, यही इसका सामान्य रूप है, इसी से सब तुलना किया जाता है। x² के आगे क्या है, तो a है ना, इसमें x² के आगे क्या है, 2, यानी कि a का मान हो गया 2, बात समझिए, आगे काम देगा।
x के आगे क्या है b, यहाँ x के आगे क्या है 3, यानी कि b का मान कितना हो गया 3। यहाँ c बेचारा है और यहाँ 7 बेचारा है, यानी कि c का मान 7। लेकिन ये जो चिन्ह है माइनस यहाँ लिखते हैं। अब बोलेंगे सर यहाँ का नहीं लिखे, तो आप बताइए यहाँ आप प्लस लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। यहाँ प्लस कुछ नहीं है तो प्लस छिपा हुआ रहता है, लेकिन जब प्लस छिपा रहता है इसीलिए हम लोग प्लस का चिन्ह नहीं लिखते हैं, ठीक है। माइनस का रहता है तो उसको लिखते हैं। बात यहाँ तक समझ में आया। अब अगला जो आपका टॉपिक है इसी में किताब देखते हैं थोड़ा सा। देखिए अगला जो है ना ये मानक रूप है। मानक रूप क्या होता है कि एक द्विघात समीकरण का मानक रूप की अगर बात किया जाए तो इसमें मानक रूप क्या होता है जिसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। मानक रूप कैसे जानेंगे कि ये मानक रूप है सर क्या है, और कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले आपको उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मानक रूप। देखिए ध्यान से क्लास वाला देख रहे हैं ना, देखिए मानक रूप जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। देखिए स्टैंडर्ड अगर मान लेते हैं हम ये लिख देते हैं ऐसे, इस मानक रूप का अर्थ होता है कि चर का घात घटते क्रम में, और जिस समीकरण का चर का घात घटते क्रम में होगा वो मानक रूप में है। स्टैंडर्ड फॉर्म उसी को बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं एक समीकरण यहाँ दे दें आपको 2x + x² + 5, तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये सजा हुआ है, नहीं है, तो इसको हम लोग मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बोलेंगे। और इसको हल करने द्विघात बहुपद को हल करने के लिए इसको पहले आप स्टैंडर्ड रूप में लाइए। तो स्टैंडर्ड रूप में लाने के लिए कि घात को घटते क्रम में, देखिए दोनों होता है, घटते क्रम में भी हो सकता है नहीं तो बढ़ते क्रम में हो सकता है। बढ़ते क्रम में भी हम इसको लिख सकते हैं, दोनों कंडीशन में स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। जैसे x² + 2x और प्लस में 5, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। अब इसको बोल सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में है, या नहीं तो इसको हम लिख दें 5 + 2x + x², ये भी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है, दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ध्यान दीजिएगा इसका घात देखिए घटते क्रम में, यहाँ 2 है पावर 2, यहाँ 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 0, तो देखिए घटते क्रम में। अब यहाँ देखिए यहाँ कुछ नहीं, x⁻0, यहाँ 1, यहाँ 2, ये देखिए बढ़ते क्रम में है ना, 0, 1 और 2 बढ़ते क्रम में। यहाँ घात क्या है तो 2, 1 और 0, देखिए किस में है, घटते क्रम में है। तो दोनों ही क्रम में आप किसी में भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर रहेगा बनाने के लिए कि आप जो है ना घात को घटते क्रम में लिखें, तो वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा, ठीक है। बात रह गया ये कि कभी कभी द्विघात समीकरण को, कभी कभी, हमेशा नहीं, कि अगर आपका क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड कर दिया जाए तो इसको हम लोग द्विघात समीकरण को वर्ग समीकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ग समीकरण। कभी कभी मतलब आप इसको ध्यान में रखिए और ज़रूरी नहीं है। बात इतना आपका क्लियर हुआ। अब यहाँ देखिए कभी कभी जो है ना ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा इनमें से कौन द्विघात समीकरण है, आपको छांटना है। जैसे मान लेते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए कि x + 1 और यहाँ x लगा देगा और इधर भी कुछ दे देगा कि x² + 2x + 3, इस तरह का। अब बोलेगा ये द्विघात बहुपद है या नहीं है, ये चेक करके बताए। तो चेक करने के लिए कुछ फार्मूला आपको जानना पड़ेगा, जो हम यहाँ लिख देते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई भी द्विघात समीकरण को चेक करने के लिए कुछ फार्मूला आपके लिए ज़रूरी है, उसको आप समझिए एक बार। थोड़ा सा क्लास लंबा भी हो जाए तो आप मैनेज कीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिए कि कुछ फार्मूला ध्यान में रखना है, कुछ ही फार्मूला। जैसे a + b² आपको पता होगा, a² + 2ab + b², ये सबको जानकारी है। दूसरा नंबर a - b² बराबर a² - 2ab और प्लस b², ये सब है ना। मतलब चेक करने में इसका कहीं ना कहीं यूज है, आप उसको ध्यान में रखा कीजिए। जैसे कहीं a + b, a - b बराबर हो जाएगा a² - b², ठीक है। तीसरा नंबर a + b का, या फिर a, चलिए ये उतना नहीं पूछता है, a + b का होल क्यू की बात किया जाए
तो ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यू। ध्यान दीजिए, चौथा नंबर, ये सब फार्मूला याद है ना? तो अगर याद है तो दिक्कत ही नहीं है, यहाँ माइनस लगा दें तो ए क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यू। ठीक है, यहाँ क्यू है। पाँचवा नंबर में ए क्यू माइनस बी क्यू इजकल टू ए माइनस बी इंटू a² प्लस ए बी प्लस b²। ठीक है, छठा फार्मूला ए क्यू, है ना? ये 9th क्लास में सर्व समीकरण हम लोग पढ़ते थे, याद कीजिए, है ना? कि सब खा पी के बैठ गए आप लोग, कोई दिक्कत? ये ठीक है, बस इतना चीज़ आपको जानना पड़ेगा ताकि जब आप न्यूमेरिकल बनाएं छोटा छोटा क्वेश्चन तो आप तुरंत उसको बना सकें और आप बता सकें कि ये द्विघात बहुपद होगा या नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, मान लेते हैं इस तरह का है, अभी तुरंत दिए थे उसी तरह का ये, ठीक है। और इधर भी हम लिख देते हैं कि 2x² प्लस 5। ठीक, अब बताइए द्विघात बहुपद है कि नहीं? उस कंडीशन में आपको तुरंत यहाँ देखना होगा फार्मूला। अच्छा, a प्लस बी इंटू ये माइनस बी बराबर इतना होता है, इसको ये, इसको बी, इसको ये, इसको बी, तो a माइनस बी इंटू ये प्लस बी। देखिए ये आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। x² माइनस 1 और यहाँ 2x² प्लस 5, सबको उठा के इधर ले आइए। देखिए x² है ना, माइनस 2x², इसको उधर ले आएंगे 5 और यहाँ पहले से 1 है बराबर 0, ये दोनों घट जाएगा माइनस x², हाँ या नहीं? इसको जोड़ देंगे तो माइनस 6 बराबर 0। अब देखिए ये द्विघात समीकरण में है, क्यों है? क्योंकि ये जो है ना, ये ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। अब बोलेंगे c कहाँ गया सर? अभी हम तुरंत बग के पागल हो गए हैं कि आपको बताया ना कि ये कंप्लीट नहीं है, लेकिन है तो द्विघात बहुपद ना। आदमी कंप्लीट नहीं है, हाथ पैर नहीं है, कोई बात नहीं, सांस तो चल रहा है ना, तो ये सांस है। x पर पावर 2 जो है ये सांस ले रहा है आदमी, तो उसको आदमी आपको बोलना पड़ेगा। हाथ कट जाए, पैर कट जाए या आधा मतलब यहाँ तक कट जाए तो कोई बात नहीं, उसमें जान होना चाहिए। ठीक है, जान होना चाहिए मतलब क्या होता है कि पावर रहना चाहिए 2। तो पावर 2 अगर है तो द्विघात बहुपद है, अगर पावर 2 नहीं है तो द्विघात बहुपद नहीं है। बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को? ठीक है, चलिए इतना पहले आप एक बार छाप लीजिए। ठीक है, चलिए देख लिए होंगे ना। चलिए उसके बाद जो है ना, हम लोगों को पढ़ना है द्विघात समीकरण के मूल। तो द्विघात समीकरण के मूल तो अभी तुरंत पढ़ा ही दिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं, है ना। अभी बताया ना कि मूल किसको कहेंगे? जो समीकरण को शून्य कर दे। जैसे ये द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c है, तो घात कितना है? तो घात इसका 2 है, तो इसका मूल भी 2 गो होगा। मूल कितना होगा? 2 गो। तो 2 मूल कौन कौन होगा? तो ये 2 मूल अल्फा होगा और बीटा, ऐसा मान लेते हैं। मूल मतलब क्या जी? जो आंसर आएगा वो 2 गो आएगा, हो सकता है वो सेम आंसर आ जाए या फिर अलग अलग भी आ जाए, वो सभी के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग किताब NCERT बनाते हैं या भारतीय भवन बनाते हैं या जो भी बनाते हैं, ठीक है, KC सिन्हा बनाते हैं, अब बनाइए, लेकिन थ्योरी एक बार देख लीजिए, हर किताब का डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हम बात करते हैं कि ये 2 मूल अल्फ़ा और बीटा हम लोग मान लेते हैं। आपके मन में है अल्फ़ा बीटा क्यों, कुछ और मान लेते, आप और मान लीजिए, AB मान लीजिए, CD मान लीजिए। मानने में क्या जाता है, कुछ भी मानिए, ज़रूरी थोड़े कि अल्फ़ा और बीटा ही लें, है ना। हम PQ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, है ना। मूल 2 आंसर कुछ भी आ सकता है, एक, है ना। जैसे बराबर भी हो सकता है किसी किसी में, लेकिन कब किस कंडीशन में बराबर होगा वो अभी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, यदि आपको कभी, ये इंपॉर्टेंट बात होगा, यदि कभी आपको 2 मूल का मान दिया रहेगा, जैसे अभी एक समीकरण को हल किए थे, जैसे यहाँ x² माइनस 6x प्लस 5, ये क्वेश्चन हम लोग लिए थे, तो x का मान 2 और 3 आया था, तो यानी एक को अल्फ़ा मान लेंगे, दूसरे को बीटा मान लेंगे। ठीक है, और कभी भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, एकदम VVI लिखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर 2 मूल दिया रहे तो, है ना, यहाँ लिख देते हैं, यदि समीकरण का
दो मूल दिया रहे तो, समीकरण का दो मूल दिया रहे तो, यानी कि अल्फा और बीटा का मान दिया रहे तो यहाँ हम लोग समझिएगा द्विघात समीकरण यही ना है, तो इसमें होता है पहला कंडीशन में शून्यकों का योग, जो ये शून्य देखिए मूल बोलिए चाहे इसको शून्य बोलिए, क्या शून्य बोलिए, ठीक है। तो शून्यकों का योग, ध्यान दीजिएगा, शून्यकों का योग की अगर बात किया जाए तब यहाँ क्या होगा, है ना, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब जानते हैं ना कोफिशिएंट, जैसे शून्यकों का योग मतलब जैसे अल्फा बीटा है तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ देखिए समीकरण, इसको मिटा दें बीच वाला, ये थोड़ा टेंशन देता है, देखो यहाँ मिटाते हैं इसको, ठीक है। हम अभी क्या बोले, तो इसका शून्यक जो आएगा ना, शून्यक जिसको हम लोग मूल कहते हैं, रूट कहते हैं, ये दो आएगा, एक अल्फ़ा दूसरा बीटा, अल्फ़ा और बीटा, बात समझे, दो आएगा, जितना बड़ा घात उतना, तो एक अल्फ़ा और दूसरा क्या आएगा बीटा। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, योग किया जाए, तो x का गुणांक माइनस में, देखिए ना x का गुणांक यानी कि माइनस बी, ये ना माइनस बी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक a। अब यहाँ जो भी रहेगा 2 3 4 कुछ भी संख्या रहेगा यहाँ पुट कर देना है, समीकरण आ गया आपका, एक फार्मूला आ गया जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, VVI लिख ही दिए हैं। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल, तो ये होता है अचर राशि और एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल यानी इन दोनों को गुना कर दिया जाए अल्फ़ा बीटा, तो अचर राशि क्या है c, जिसमें एक्स वाई नहीं लगा हुआ रहता है ना, वो अचर राशि कहलाता है, और x का गुणांक क्या है a, तो यहाँ a लिख देंगे, ये फार्मूला, ठीक है। उसके बाद आपको हम बता रहे हैं यदि समीकरण का दो मूल दिया रहे तो, यानी कि अल्फ़ा और बीटा दिया रहे तो शून्यकों का योग निकाल लेंगे और गुणनफल निकाल लेंगे, और दिया रहे तो आपको बोलेगा द्विघात बहुपद ज्ञात करें या द्विघात समीकरण ज्ञात करें, तो यहाँ लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट एकदम VVI, ध्यान दीजिए कि कितना बार बोल चुके हैं ना, द्विघात बहुपद बराबर होता है a, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है, ये द्विघात बहुपद। यही बात अगर बोले कि द्विघात समीकरण निकालना है, समीकरण, तो इतना बराबर जीरो कर देंगे, क्या लगा है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अभी तो तुरंत बताइए समीकरण बोले तो इधर जीरो, नहीं समझे, अगर द्विघात समीकरण के बारे में बोले तो इतना बराबर जीरो, उसके बाद जो आएगा इधर हल करते चलेंगे, बात क्लियर हुआ। तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और 100% हम आपको गारंटी देते हैं कि यहाँ से एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, उसके बाद बड़ा उससे ज़्यादा जितना रह सकता है वो अलग बात है, लेकिन एक क्वेश्चन गारंटी हम देते हैं कि यहाँ से एक क्वेश्चन 100% रहेगा। क्लियर है, इसको एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, देख लीजिए बढ़िया से। बहुत बदमाश है, क्लास में जो बैठता है बहुत बदमाश होता है, नहीं पढ़ता नहीं है, तुम लोग चुपचाप खाली बैठता है। चलो, जीवन आपका है, कैसे संवारना वो आपको निर्णय लेना है, ठीक है। लोग तो बर्बाद करने में ही लगे रहते हैं, कब किसको डुबा देगा कहना मुश्किल है, इसीलिए आप ध्यान दीजिए। और आप लोग इतना तो समझदार हो गए क्योंकि 10 क्लास में भले आपके घर में आपका गार्जियन आपको डांटते होंगे, लेकिन 10 क्लास के बाद आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं है, क्योंकि आप अपना फैसला खुद करेंगे कि आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना है, अच्छा बनना है कि बुरा बनना, वो आप डिसीजन खुद लेंगे, ठीक है। अब द्विघात समीकरण को हल करने की विधियाँ देखिए, द्विघात बहुपद को कितने तरह से हल करते हैं। द्विघात समीकरण को हल
करने की विधियाँ, मेथड जो होता है, पहला विधि गुणनखंड विधि, पहले पढ़ाने दीजिए, सब क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद पूर्ण वर्ग विधि, वीडियो लंबा हो छोटा हो उससे मतलब नहीं है, आपको पूरा समझना है इंट्रोडक्शन क्लास, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन आएगा, 100% गारंटी है, ठीक है। उसके बाद सूत्र विधि, आपको ध्यान देना है सबसे ज़्यादा ये, और यहाँ से 5 नंबर 6 नंबर बिहार बोर्ड हैं तो 6 नंबर, झारखंड के हैं तो 5 नंबर क्वेश्चन सूत्र विधि से आता ही है, गारंटी है। झारखंड बोर्ड में तो 100% गारंटी है कि यहाँ से क्वेश्चन सूत्र विधि से वो 5 नंबरिया क्वेश्चन आपको देगा ही देगा, एक्स का मान निकालने के लिए, ठीक है, या फिर अल्फा बीटा, जैसे भी आप समझें। गुणनखंड विधि भी जानिए, 1-2 नंबर में आ ही जाएगा। पूर्ण वर्ग विधि ये लंबा मेथड होता है, थोड़ा समझिए। तो गुणनखंड विधि एक हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा कि गुणनखंड विधि क्या होता है, फिर यहाँ से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है, समझिएगा। गुणनखंड विधि, मान लेते हैं ये कोई समीकरण x² - 5x + 6 = 0, ठीक है। तो गुणनखंड विधि में क्या होता है कि इसमें कितने टर्म हैं, 1 2 3 पद ही है, तो पहला और कहीं रफ में पहला पद और तीसरे पद को गुना करते हैं, तो ये हो जाएगा 6x²। अब इसका गुणनखंड करते हैं, 6 का गुणनखंड अलग कर दें तो 3 दूना 6, ये ना होता है, और x² का गुणनखंड x गुना x। अब एक x इसको दे दें, एक x इसको, ये है ना, यानी कि 6x को हम लोग स्क्वायर नहीं, स्क्वायर अच्छा हाँ ठीक है रहना दे, 6x² है, इसको हम यहाँ लिख दें तो 2x × 3x। अब इसको ऐसे सेट करना है कि बीच में आ जाए, तो कैसे सेट करेंगे इन दोनों को घटा देंगे तो कम बनेगा नहीं, तो जोड़ देंगे तो, लेकिन माइनस चाहिए तो दोनों में माइनस लगा देंगे, x² - 5 यहाँ 3x - 2x + 6 = 0। अब यहाँ 2 का जोड़ा लगा लीजिए, यहाँ से ये कॉमन आएगा x - 3 और यहाँ 2 कॉमन ले लें तो x - 3 = 0। अब ये दोनों में से कॉमन x - 3 और यहाँ हो जाएगा x - 2 = 0। अब x - 3 = 0, ध्यान दीजिए, और एक बार x - 2 = 0, तो x बराबर हो जाएगा 3 और यहाँ x बराबर हो जाएगा 2, यानी कि x का वैल्यू 2 और 3, ठीक है। और हम आपको बताया कि घात कितना, घात 2, तो शून्य भी निकला 2, बात समझ में आ रहा है। तो ये से होता है, इसका मूल इसी को बोलते हैं। अब इसको x के रूप में लिखिए, चाहे अल्फ़ा 2 बोल दीजिए, चाहे बीटा 3 बोल दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। हम इसको अल्फ़ा भी बोल सकते हैं, इसको बीटा भी बोल सकते हैं, तो कुछ भी मान सकते हैं जी, आपको हम बोले क्या, कुछ भी मान सकते हैं। तो ये आपको गुणनखंड विधि यहाँ से क्लियर हो गया होगा, और जब एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो और बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। लेकिन पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, बिहार बोर्ड के लिए पॉपुलर चीज़ है जी, बड़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता नहीं आप लोगों के लिए, तो वो चीज़ करेंगे। पूर्ण वर्ग विधि बाद में, पहले एक सूत्र विधि देख लीजिए कि होता क्या है, या पूर्ण विधि को ही देखिए, पूर्ण विधि से सूत्र विधि, सूत्र इसका पहले इसको देख लीजिए ना, थोड़ा सा कितना समय लगेगा देखिए। चलिए मिटा दें, ध्यान में रहेगा, पूर्ण वर्ग विधि सूत्र विधि, ठीक है, मिटा देते हैं। चलिए देखिए, सूत्र विधि को समझते हैं, तीसरा नंबर, फिर दूसरा समझा देंगे, वो दूसरे से ही इसका फॉर्मूला प्रूव कर देंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। देखिए सूत्र विधि, सूत्र विधि क्या होता है, द्विघात समीकरण में x का मान निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, उसको हम लोग सूत्र विधि कहते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। चलिए, सूत्र विधि में द्विघात बहुपद ये x² + bx + c = 0, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। अब यहाँ समझिए, यहाँ एक होता है d बराबर फार्मूला b² - 4ac होता है, d बराबर b² - 4ac होता है, क्लियर है। अभी बताएंगे d क्या है, b क्या है तो x का गुणांक है, 4 फार्मूला से आया, a क्या है तो x² का गुणांक यहाँ पुट कर देना, c क्या है तो अचर राशि, बस इतना हो गया, समझिएगा। यदि d यहाँ कंडीशन है,
ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको वीवीआई कीजिए एकदम पूरे, इसमें जितने बात लिखाएंगे ना सब एकदम वीवीआई कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से के का मान, पी का मान सब यहीं से निकलता है, ठीक है, समझिएगा। यदि डी का मान 0 हो जाए, पहला कंडीशन इम्पोर्टेंट, 3 कंडीशन होगा इम्पोर्टेंट, डी बराबर अगर 0 हो जाए तो मूल, अभी बताएंगे सब चीज़ें, मूल वास्तविक और समान होगा, यानी कि d बराबर अगर 0 हो जाए तो जब फार्मूला हम लोग पुट करेंगे ना, फार्मूला में x का मान जब निकालेंगे तो x का मान जो भी आएगा सेम आएगा दोनों, है ना, यानी कि अल्फ़ा का मान और बीटा का मान दोनों सेम आएगा। अगर मान लेते हैं अल्फ़ा का मान अगर x आया है, मान लेते हैं 2 आया है, तो बीटा का भी मान 2 आएगा। इसका अर्थ अगर d बराबर 0 हुआ, यहाँ पहले ही चेक करना होगा, पहले ही d बराबर हम लोग चेक कर लेंगे कि 0 है ना क्या है, और जैसे ही 0 होगा ना तो तुरंत हम लोग समझ जाएंगे कि अल्फ़ा बीटा का मान एक ही आने वाला है, तो ऑप्शन से यहाँ हम लोग पकड़ लेंगे जब न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो देखिए ना पहले, ठीक है। दूसरी बात, इम्पोर्टेंट बात कि d अगर 0 से बड़ा हो जाए, 0 से बड़ा हो जाए मतलब d का मान 1 2 3 4 5 इस तरह से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि 0 से बड़ा हो जाए तो मूल वास्तविक होगा, वास्तविक तो होगा, है ना, वास्तविक होगा, बात समझ में आ रहा है ना, वास्तविक होगा और असमान हो जाएगा, असमान मतलब जान रहे हैं ना, यानी कि अल्फ़ा का मान कुछ आ जाएगा तो बीटा का मान कुछ और आ जाएगा, ये कुछ आ जाएगा तो ये कुछ आ जाएगा, बात समझे। मूल वास्तविक और असमान यही होता है, अल्फ़ा बीटा का मान अलग अलग, इसमें अल्फ़ा का मान जो आएगा बीटा का भी मान वही आएगा सेम, इसमें अलग अलग आ जाएगा। तीसरा नंबर, अगर d छोटा हो जाए 0 से, छोटा कब होगा, आप एक संख्या रेखा अगर पढ़े होंगे ध्यान दीजिए, यहाँ 0, इधर 1 2 3 4 ऐसे बढ़ता है, इधर -1 -2 -3, तो d से छोटा ये नहीं सब होता है जी, तो d का मान इसका मतलब ऋणात्मक हो जाए, d का मान अगर ऋणात्मक इधर हो जाएगा तो मूल का कोई, है ना, हल नहीं, यानी कि मूल अवास्तविक लिखते हैं, अवास्तविक मतलब ऋणात्मक आ जाएगा, ये नहीं कि हल नहीं होता है, हल होता है, 11वीं क्लास में हम लोग जाके कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे, हल होता है, ऐसा नहीं है कि हल नहीं होता है, ठीक है। तो मूल यहाँ हम लोग ऐसे लिखते हैं, मूल का कोई हल नहीं, या मूल अवास्तविक लिख देते हैं, मूल जो है ना अवास्तविक, बात क्लियर है। और अगर 0 आ जाए तो यहाँ लिखिए दिए मूल वास्तविक और समान, यहाँ भी आप लिख सकते हैं, और अगर 0 से बड़ा आ जाएगा इधर तो मूल वास्तविक और असमान, इधर आ जाए तो मूल वास्तविक और असमान, समान नहीं होगा, ठीक है, और इसमें मूल अवास्तविक होगा, और इसमें अगर 0 आ जाए तो मूल क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक तो होगा ही और समान भी होगा, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन आपको ध्यान में रखना होगा। ये कब, d का मान यहाँ है ऋणात्मक में, जब d का मान 0 होती है, और ये तो यहाँ भी हम लोग लिख देते हैं ना मूल अवास्तविक, मूल अवास्तविक, यानी कि हम दूसरी बातों में लिख सकते हैं कि मूल का या समीकरण का कोई हल नहीं, है ना, यानी यहाँ लिख दें कि समीकरण का कोई हल नहीं। देखिए ये तो यहाँ लिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हल नहीं होता है, वो क्लास 11th में जाके हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ेंगे उसमें ये बात आपको क्लियर करा देंगे, ठीक है। आप बोल रहे हैं सर अभी तक तो ये डी क्या होता है, डी होता है, डी को हम लोग बोलते हैं विविध कर, ठीक है, डी को क्या बोलते हैं, विविध कर या विवेचक, यानी कि इंग्लिश क्या होता है, क्या होता है जी, डिस्क्राइमिनेट, डिस्क्राइमिनेट होता है, ठीक है, डिस्क्राइमिनेट होता है, ठीक है। देखिए इतना बड़ा नाम, तो इसीलिए इसको विविध कर, ये बात आपको समझ में आया। तो
तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लियर है। उसके बाद द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, देखिए द्विघात समीकरण का सूत्र पहले हम लोग यहाँ से चेक कर लेंगे। सबसे पहले जो समीकरण दिया रहेगा वो इस फार्मूला में बिठा के देख लेंगे इसमें है कि इसमें है कि इसमें है। अगर इसमें होगा तो यहीं छोड़ देना है, अगर ये दोनों में होगा तो बात को आगे बढ़ाना है। जैसे दोनों में होगा तो बात को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कहाँ बात आगे बढ़ा के ले जाएंगे, अगर ये दोनों में रहेगा तो बात को आगे कैसे बढ़ाएंगे, तो यहाँ x बराबर -b और प्लस माइनस √d/2a, ये फार्मूला याद रखना है। ठीक है, यही होता है। d के स्थान पर इसको हम लोग लिख देंगे फार्मूला, यहाँ यही निकाल लेंगे तो बार बार क्या है उतना हल करेंगे। ठीक है, कब, फिर एक बार सुनिए। सबसे पहले जब क्वेश्चन दिया रहेगा तो यहाँ d निकाल लेंगे, इस फार्मूला पे बिठा के देख लेंगे जो भी वैल्यू आएगा, यही ना वैल्यू आएगा, या तो 0 आएगा, या तो 0 से इधर आएगा, या तो 0 से इधर आएगा। अगर 0 से इधर माइनस वाला आ गया, मतलब इसमें अगर आ गया तो हमको यहीं छोड़ देना है, आगे नहीं बढ़ाना है, और लिख देंगे समीकरण का कोई हल नहीं, आगे उसका वास्तविक मान आएगा ही नहीं। ठीक है, यानी कि वास्तविक मान नहीं आएगा तो क्या आएगा, इमेजिनरी मान आएगा, तो हम 11th में पढ़ेंगे, यहाँ उसके कहाँ काम है। ठीक है, और ये दोनों में अगर आया तो यहाँ आ जाएंगे तुरंत, इसको बढ़ा देंगे यहाँ तक और फार्मूला लगा देंगे -b प्लस माइनस √d/2a। हाँ, ये x का मान 2 को आएगा, एक प्लस वाला एक माइनस के साथ, जो भी आएगा। ठीक है, अगर इसमें आएगा तो सेम वैल्यू आएगा, अगर इसमें आएगा तो x का मान अलग अलग आएगा। तो इसी में हम लोग अल्फ़ा और इसको बीटा कह देंगे। तो x का जो भी मान आएगा 2 का आएगा, तो एक को अल्फ़ा और दूसरे को बीटा, किसी को भी अल्फ़ा और किसी को भी बीटा हम बोल देंगे। बात इतना समझ में आपको आया? ठीक है, क्लियर आ गया ना। तो ये चीज़ है। अब कोई बोलेंगे सर वो सर तो ऐसे पढ़ाए हैं, तो हम भी वैसे ही पढ़ा देते हैं, b² - 4ac/2a। ठीक है, हम बोले क्या, ये तो वहाँ से फार्मूला है, तो बार बार कितना हल करेंगे, दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये समझ में आ गया। तो आप इस सूत्र विधि आपको समझ में आया। हाँ, और एक बात, यही 1, 2 और ये 3, यहीं से k का मान p का मान देगा क्वेश्चन। देखिए ना, ऑब्जेक्टिव जब बताएंगे उसमें क्लियर होगा, इसीलिए सब इंपॉर्टेंट है। पूर्ण वर्ग विधि एक लास्ट समझ लीजिए, यहाँ आप समझ लीजिए लेंगे तो 12 में अगर मैथ होते रखेंगे तो वहाँ बड़ी काम आ जाएगा, इंटीग्रेशन वगैरह में इसका यूज होता है। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, आप वीडियो को रोक के एक बार नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्लास वाला में जो बैठे हैं आप लोग घर में जाके इसको देखिए फिर से और बढ़िया से समझिएगा, यहाँ उतारने का तो समय मिल नहीं रहा है। ठीक है, अब यहाँ बात होता है पूर्ण वर्ग विधि, सुनिएगा। अच्छा, ये फार्मूला भी प्रूव्ड हो जाएगा, अभी जो सूत्र जो निकाले द्विघात का वो फार्मूला पूर्ण वर्ग विधि। देखिए पूर्ण वर्ग विधि, ध्यान से समझिए ना, तुरंत हो जाएगा। पूर्ण वर्ग विधि देखिए थोड़ा है टफ लगता है समझने में, लेकिन मुश्किल नहीं। देखिए ax² + bx + c बराबर क्या है, 0। पूर्ण वर्ग विधि में पहला काम आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा तब समझ में आएगा। पूर्ण वर्ग विधि में पहला काम क्या करना होगा कि x² के आगे हमें हमेशा +1 मिलना चाहिए। पहला स्टेप यही होना चाहिए कि x² के आगे हमेशा +1 मिलना चाहिए। चेहरा दिखा के बता दें, मतलब ऐसे घूम के पढ़ाते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है, मतलब आप चेहरा आपके सामने होगा तब आप पढ़ेंगे, है ना। देखो इसमें करना क्या है कि x² के आगे हमेशा +1 होना चाहिए। देखिए यहाँ x² के आगे क्या होना चाहिए, +1 होना चाहिए। इस जगह पे +1, इसके अलावा अगर कुछ रहे ना तो आप इसको हटाइए, जिससे भी हो इसको हटाना है, यही कहता है पूर्ण वर्ग विधि। तो इसको हटाने के लिए क्या करना होगा, तो इसके हटाने के लिए ax² इधर भी bx + c, इधर भी हम लोग a से भाग कर देंगे और इधर भी हम लोग a से भाग कर देंगे, दोनों तरफ, ताकि क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं। अब इसको अलग अलग कर लेंगे, तो ये x² a और यहाँ bx/a और यहाँ c/a और 0 में कुछ भाग देंगे 0। ये देखिए कट गया ना। अब गौर कीजिए, यहाँ x² बच गया, यहाँ b/ax बच गया और यहाँ c/a बराबर 0। गौर कीजिएगा ध्यान से कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। देखिए यहाँ +1 आ गया ना, +1, माइनस भी रहेगा तो उसको हटाना है। ठीक है, तो ये छोड़िए, हटाइए,
देखिए अब यहाँ मेन स्टेप 2, एक स्टेप तो यहाँ काम किए और दूसरा स्टेप हम लोग यहाँ काम करेंगे। क्या काम करेंगे ध्यान दीजिए, देखिए जी आप लोग यहाँ क्या x है ना, उस x को यहाँ लिखते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ जो है उसको लिखते हैं, जो भी चिन्ह यहाँ रहे उस चिन्ह को यहाँ छाप देते हैं। और यहाँ जो रहेगा ना x का गुणांक, इसका आधा करके लिखते हैं। आधा कैसे करेंगे, देखिए b/a का आधा यही ना होगा जी, और इसके नीचे 1 है तो ये कि यहाँ और ये यहाँ आ जाएगा, तो b/2 ये हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बस ऐसे समझना है खाली। तो यहाँ हो जाएगा b/2a, आधा ये हो गया, बस ब्रैकेट बंद और होल स्क्वायर कर देना है। क्या करेंगे, होल स्क्वायर। यहाँ प्लस, देखिए फिर एक बार सुनिए, यहाँ प्लस रहे तो प्लस, माइनस रहे तो माइनस, प्लस रहे तो प्लस, माइनस रहे तो माइनस, उतार देना, कुछ नहीं सोचना है। ये नहीं कि एक्स स्क्वायर यहाँ छाप दें, स्क्वायर नहीं, ये सिर्फ एक्स यहाँ उतारना है। इसके जस्ट बगल में जो चिन्ह रहे, इसके जस्ट बगल में जो चिन्ह रहे, इसके जस्ट बगल में जो चिन्ह रहे वही चिन्ह यहाँ उतार देना है इस जगह पे। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो माइनस। बात क्लियर हो रहा है। और हमेशा यहाँ हमेशा देखिए लिख भी दिए, हमेशा इस जगह माइनस का चिन्ह देना है। किसका, यहाँ प्लस रहे तो माइनस, माइनस रहे तो माइनस, मतलब प्लस माइनस कुछ भी रहे, यहाँ हमेशा माइनस का चिन्ह होना चाहिए। और क्या, और इसको तुरंत इसके बगल में यहाँ लिख देना है 2a, और इसका होल स्क्वायर कर देना है। ठीक है, उसके बाद ये जिसके साथ है उसके साथ लिख दीजिए। प्लस के साथ लिखा है तो प्लस के साथ, माइनस के साथ लिखा है तो माइनस के साथ, इतना कर दिए बराबर 0। अब ध्यान दीजिए, x + b/2a का होल स्क्वायर, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया जाए, ध्यान दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा प्लस में, तो ये b² और ये हो जाएगा 2a का होल, अच्छा ये होल स्क्वायर तोड़ दें तो ये देखिए ना b² ये हो जाएगा 4a² नहीं हो जाएगा, और यहाँ ये देखिए माइनस कॉमन निकाल लिए तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, है ना, तो c/a क्लियर है बराबर 0। अब यहाँ गौर कीजिए, x + b/2a, देखिए यही इसका कोई फार्मूला नहीं है, स्टेप समझना होगा कि पहला स्टेप हम लोग क्या किए, तो x² के आगे वाला हमें +1 चाहिए, तो जो भी रहेगा उसी से भाग करना पड़ेगा। अगर यहाँ 2 रहेगा तो हमें 2 से भाग करना पड़ेगा, यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस से भाग करना होगा, या तो कॉमन निकाल के उधर कर देंगे। यहाँ 100 रहे तो 100 से भाग करना होगा, बात समझे, और फिर अलग अलग करना होगा इस तरह से। ठीक है, और फिर यहाँ देखिए जो भी रहे उसको उतारना है, बगल में जो चिन्ह उस चिन्ह को यहाँ x के गुणांक जो रहे उसका आधा करके लिखना है, और यहाँ प्लस माइनस कुछ भी रहे यहाँ हमेशा माइनस देना है, और इसको यहाँ उतारना है इस जगह पे। ये बड़ी काम 12 में देगा, अगर आप मैथ पढ़ेंगे तो बहुत काम देगा। ठीक है, इसीलिए अभी आप समझ लीजिए इसको। उसके बाद ये यहाँ, ठीक है, और 12 में भी मेरे पास ही पढ़ना है, क्योंकि हम भी 11-12 पढ़ाते हैं, इसी चैनल पे पढ़ लीजिएगा। यहाँ स्क्वायर है, और ये जो है ना प्लस के साथ रहे तो प्लस, माइनस के साथ रहे तो माइनस, बस अब समझिए। माइनस कॉमन निकाले तो ये फॉर्म बन गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो है ना एलसीएम ले लेते हैं इसमें, ये बड़ी ब्रैकेट क्या छोटी ब्रैकेट ये देते हैं, एलसीएम ले लेंगे तो 4a² नहीं हो जाएगा, तो 4a² होगा तो ये b², और इसको यहाँ गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 4a और c, है ना, ये से इसमें भाग देंगे, ये स्क्वायर कट गया तो ये बचेगा, यहाँ गुना हो गया और बराबर में 0। अब इसको उठा के उस पार कर देंगे। देखिए ये x + b/2a का होल स्क्वायर बराबर ये b² - 4ac/2a का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, और बराबर में, बराबर क्या, बराबर के उस पर ले गए तो माइनस था प्लस हो गया। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ समझिए थोड़ा सा, इस स्क्वायर को उस पार जैसे करेंगे ना, तो यहाँ अच्छा यहाँ देखिए सुनिएगा ध्यान से, अभी इसको d समझ लीजिए, इसको क्या समझ लेंगे d, और d बराबर क्या, ये 0 है नहीं है, यानी कि d से मान बड़ा हो गया ना, ये d का मान बड़ा हो गया, तो ये क्या हो गया, मूल, वास्तविक और असमान। ठीक है, तब देखिए अभी इस स्क्वायर को उस पार करेंगे, स्टेप को समझिएगा, स्क्वायर को उस पार कर दें तो ये हो जाए x + b/2a, है ना, स्क्वायर को उस पार कर देंगे तो स्क्वायर जब भी उधर ले जाएंगे ना तो रूट में जाएगा, लेकिन प्लस माइनस के साथ, है ना। देखिए इसको स्क्वायर को उधर लगिए तो इधर क्या है b² और -4ac/4a²,
ध्यान दीजिएगा, ये पूरे में है रूट। अब यहाँ दीजिए कि x प्लस बी बाई 2a इजकल टू प्लस माइनस, देखिए इसका तो वर्गमूल संभव है नहीं, तो रूट इसका अलग हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, हाँ या नहीं। और 4 का वर्गमूल होता है 2, और ये स्क्वायर का रूट के साथ ख़त्म, तो बचेगा ये। अब इसको इधर कर दें, x बराबर माइनस बी बटे 2a और प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अब यहाँ एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लेंगे तो 2a माइनस बी और प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 4ac x का मान निकल के आ गया। अब बताइए, अभी तुरंत हम सूत्र विधि द्विघात सूत्र, इसी को तो कहते हैं द्विघात सूत्र, अभी तुरंत दिखाए थे आप इसी रूप में, है कि नहीं। तो इसको ये हम लोग बोलते हैं कौन सा सूत्र, द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र, ठीक है। अब बोले सर यहाँ अल्फ़ा बीटा का मान, तो है ना, अल्फ़ा और बीटा, प्लस वाला को अलग कर दीजिए, अल्फ़ा और बीटा को, यानी एक्स का मान यहाँ से 2 को निकलेगा। अब अल्फ़ा बीटा में लिखिए ना लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा क्या है, शून्य का है ना, तो एक्स का मान 2 का आएगा। देखिए ना, ये प्लस के साथ एक बार काम होगा, एक बार माइनस के साथ काम होगा। तो यहाँ तक आपको हर बात क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देखिए पूरा द्विघात बहुपद का जितना भी बेसिक चीज़ था टोटल क्लियर हो गया। अब हम आपको एक चीज़ बताते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हर चीज़ के बारे में हम लोग बढ़िया से पढ़े, लेकिन एक बार आप उसका एक बार फिर से शुरू से अभी तक एक बार रिवीजन हो जाए, और उस रिवीजन वाला बात आपको ध्यान में रखना हो। तो देखिए आपको बात क्या क्या याद रखना है। अब अभी तक तो 1 घंटा तक लगभग हम जो लेक्चर झाड़ रहे थे, इसमें क्या क्या आपको समझ में आ गया और क्या क्या नहीं आया, इसके बारे में हम 2 मिनट में पूरा विस्तार से देख लेंगे। देखिए क्या क्या याद रखना है आपको। आपको याद रखना है कि द्विघात का सामान्य रूप, जनरल फॉर्म क्या होता है, व्यापक रूप। तो द्विघात हमेशा ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में रहता है। अगर बराबर है तो द्विघात समीकरण, बराबर नहीं है तो द्विघात बहुपद। घात कितना, 2, तो जितना घात उतना इसका शून्य, यही सब बात याद रखना। शून्य हल कितना, तो हल भी उतने होगा, 2 एगो, है ना हल जी। ग्राफ की अगर बात किया जाए तो ग्राफ परवलयाकार, यानी कि इसको इंग्लिश में पाराबोला कहते हैं, जो 11th में बढ़िया से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इतना बात आपको क्लियर हो गया था, ये चीज़ था, ठीक है। उसके बाद कि शून्य की बात दोगे तो क्या क्या 2 शून्य का होगा, या हल की बात करें तो एक अल्फ़ा दूसरा बीटा। बात समझिएगा क्या क्या आपको याद रखना होगा, ये सब इम्पोर्टेंट जो भी अभी तक जो सीखे तो ठीक है, ध्यान आप लोगों का यहाँ था तो अच्छी बात, नहीं था तो फिर यहाँ देखिए। अब ध्यान दीजिए, 5 मिनट छोड़िए, घंटा नहीं दिए तो कोई बात नहीं। तो क्या है, अगर शून्यकों का योग दिया रहे, शून्यकों का इन दोनों का योग अगर दिया, देखिए ये दोनों अगर दिया रहे तो हम लोग पहले शून्यकों का योग निकाल लेंगे, माइनस बी बटे ए, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात, शून्यकों का गुणनफल निकाल लेंगे, सी बटा ए, हाँ या नहीं, ठीक है। उसके बाद जब ये दोनों निकल जाएगा तो द्विघात बहुपद निकाल लेंगे, द्विघात बहुपद, इसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा, द्विघात बहुपद हो गया। और बराबर इधर 0 कर दिया जाए, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0 कर दें, ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो कोई बहुत बड़ा मुश्किल नहीं है, ये सीखे थे, है ना। उसके बाद हमें द्विघात बहुपद को, द्विघात समीकरण को, है ना, द्विघात समीकरण को यहाँ लिखते हैं। द्विघात समीकरण को कितने मेथड से तैयार बनाया जा सकता है, तो 3, एक गुणनखंड विधि, दूसरा पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरा सूत्र विधि, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रहेगा, इसका थोड़ा विस्तार और हो जाए। सूत्र विधि मतलब जैसे द्विघात बहुपद, ये एक्स स्क्वायर प्लस
बी एक्स प्लस सी अगर रहे तो सबसे पहले डी निकाल लीजिएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और यहाँ से 3 कंडीशन, डी अगर बराबर 0 आ जाए तो मूल वास्तविक और समान होगा। और देखिए ये सब लिखा चुके हैं, कितना करेंगे, अगर डी बड़ा हो जाए 0 का मूल वास्तविक और समान होगा। अगर डी का मान 0 से छोटा हो जाएगा, मतलब माइनस में आ जाए, जैसे -1 -2 इस तरह से, तो समीकरण का कोई हल नहीं, यानी कि अवास्तविक हो जाएगा। इतना बात समझ में आएगा। अगर इसमें आ जाए तो यहीं हम लोगों को क्वेश्चन को ब्रेक कर देना है। अगर ये दोनों में आ जाएगा यहाँ वैल्यू रखने के बाद, तब द्विघात फार्मूला लगा देंगे, x बराबर -b प्लस -√d, है ना, बटे 2a, और काम क्लियर करना है। तो यहाँ तक आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तब आज हम लोग यहीं रखते हैं, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पूरी क्लास को शांतिपूर्वक बनाए रखें, और आप लोगों को भी, आप लोग चाहें तो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को हो सके तो अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर करके, और जो है ना आप भी खुद सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही क्वेश्चन को हम अपलोड करें ना, आपके पास वो चीज़ें पहुंच सके। ठीक है, चलिए बाय।